RN हिंदू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जितनी भी कविताएं हैं उन कविताओं का सार या उसका विश्लेषण आज हम करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसमें हम सारी कविताओं का विश्लेषण करने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर एमए या फिर इसके साथ में यूपीएससी, एमपीएससी, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो हम इसकी सीरीज़ चालू करना चाह रहे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, हम उसकी एक सीरीज़ चालू करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और उसके साथ में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया करके आप पूरी वीडियो देखें और नोट्स बनाते चलें। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने छायावाद में तो काम किया ही किया है, इसके साथ प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उनमें उन्होंने भी बहुत काम किया है। यानी उनकी जो रचनाएं हैं केवल छायावादी तक सीमित नहीं है। उनकी कविताएं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन तीनों वादों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए उनकी जितनी भी कविताएं उनका हम विश्लेषण करना चाहते हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो देखिए, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले निराला जी का जन्म सन 1886 में बसंत पंचमी के दिन बंगाल के महिसादल ग्राम के मेदिनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि उनका जन्म कब हुआ, तो आप बता सकते हैं कि महिसादल ग्राम के मेदिनीपुर में उनका जन्म हुआ था। अब देखिए दूसरा कि निराला को विद्रोह और क्रांति के कवि माने जाते हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो निराला है, विद्रोह और क्रांति के कवि कौन माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि निराला माने जाते हैं। निराला जी की कविता उनके जीवन साधना का प्रतिफल है। देखिए, जितनी भी कविताएं लिखी है ना, उसमें कहीं ना कहीं उनके जीवन की छवि मिलती है। उनके जीवन में जो भी उन्होंने अनुभूति महसूस की है उसकी छवि मिलती है। यदि हम सरोज स्मृति में देखेंगे तो उनमें उनको जो दुख महसूस हुआ, उनकी जो बेटी गुजर जाती है, उनमें उनको जो दुख और पीड़ा का अनुभव हुआ उसमें वो दिखाया गया है। वहीं हम जूही की कली में देखते हैं तो जूही की कली में प्रेम से संबंधित कविताएं दिखती हैं। इसके साथ ही यदि हम राम की शक्ति पूजा को देखते हैं तो उनमें उनका संघर्ष दिखाई देता है। इसके साथ ही यदि हम कुकुरमुत्ता देखते हैं तो वो प्रयोगवाद में कि प्रयोगवाद या प्रगतिवाद की कविता मानी जाती है, जिसमें विद्रोह की भावना दिखाई देती है, जिसमें शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की भावना दिखती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी जितनी भी कविताएं जो है उसमें उनके जीवन की झलक मिलती है। हाँ, इससे प्रश्न बन सकते हैं। हम आपको जो मेन पॉइंट है वो बता रहे हैं और उसी से 1-2 प्रश्न तो बन ही जाएंगे। और ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देखिए, इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका था और उसमें जो अनामिका में जूही की कली जो 1916 में प्रकाशित हुई थी उसको उनकी पहली कविता मानी गई है। इस कविता में जूही जो है वो नारी और जो पवन है वो पुरुष का प्रतीक है। जो जूही की कली कविता है उस कविता में जूही जो है, जूही का फूल जो है वो नारी का प्रतीक है और जो पवन है यानी हवा वो पुरुष का प्रतीक है। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। देखिए, अलग अलग विद्वान अलग अलग रचनाओं को उनकी प्रथम कृति मानते हैं, परंतु इसमें से रामविलास शर्मा जो है भारत माता की वंदना को इनकी पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। और कहा जाता है कि रामविलास शर्मा ने ही निराला को ऊंचा उठाया है। वैसे तो बहुत सारे लेखकों ने उठाने का काम किया, पर सबसे ज़्यादा योगदान जो माना जाता है वो रामविलास शर्मा का माना जाता है। तो इससे ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि रामविलास शर्मा ने कौन सी रचना को पहली रचना माना है, तो आप बता सकते हैं कि भारत माता की वंदना को उन्होंने प्रथम प्रकाशित रचना माना है। ठीक है। इसमें ये भी प्रश्न बन सकता है कि जूही
किसका प्रतीक है? तो नारी का प्रतीक है। पवन किसका प्रतीक है? पुरुष का प्रतीक है। तो ऐसे प्रश्न बनाना चाहे तो बहुत सारे बन सकते थे, पर हम चाहते हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण में समय ना गंवाते हुए यदि हम मेन मुद्दों पे बात करें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होगा, क्योंकि आपने देखा है कि जब एग्ज़ाम होती है तो उसमें बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यदि हम कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो हमें जो सटीक आंसर है बस वही पता रहे, तो उसके बाद में हम अपने दिमाग को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है। निराला में हिंदी में निराला को महाप्राण की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन बनता है कि महाप्राण की संज्ञा किसको दी गई है? तो जाहिर सी बात है निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा गया है। अब छायावाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा गया है? तो निराला को कहा गया है। ये भी एक प्रश्न बनता है। अमेरिकी कवि वो वॉल्ट विटमैन है, तो मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमैन मुक्त छंद के जनक हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप उसको ध्यान न दें। तो अमेरिकी कवि जो है वॉल्ट विटमैन मुक्त छंद के जनक माने जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि मुक्त छंद के जनक जो विदेशी साहित्यकार है या कवि है वो कौन है? तो वॉल्ट विटमैन। आगे देखेंगे। देखो, निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है। एक मिनट। देखो, निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में क्या लिखा है? देखिए, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। देखिए, पहले जब बहुत ही विवाद चल रहा था कि काव्य में छंद का प्रयोग होना चाहिए, छंद होना चाहिए, सवैया होना चाहिए, तुकबंदी होनी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे विवाद चल रहे थे। तो उस समय जो एक स्वच्छंदवादी कवि के रूप में जब वो उभर के आए कि छंदों से मुक्त, बंधनों से मुक्त कविता सिर्फ मन की अनुभूति होती है, जिसको सिर्फ मन के माध्यम से ही प्रकट किए जाते हैं, उसमें छंदों का बंधन अनिवार्य नहीं है, ऐसी मान्यता रखने वाले कवि निराला जी थे। और निराला जी पर जब ये आरोप लगाया गया कि आपकी जो कविता है वो छंदपूर्वक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कविताओं के नियम को नहीं मानती हैं, तब उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति क्या है? छंदों के शासन से अलग हो जाना है। यानी निरपक्ष होके या बिना किसी छंद और बंद के मुद्दे से अलग बिल्कुल कविता जो है वो मन के भाव जिस तरह से उमड़ेंगे उस तरह से उसको प्रस्तुत करना ही कविता है, ऐसा ये मानते हैं। निराला को ओज और औदित्य तथा विद्रोह का कवि भी माना जाता है। इनके काव्य में अकुंठ और वैक श्रृंगार दृष्टि दिखाई देती है। इनकी बहुत सारी कविताएं, मैंने बताया ना कि ये प्रगतिवादी, छायावादी वाले भी कवि हैं, प्रगतिवादी भी वाले कवि है, प्रयोगवादी वाले कवि भी हैं। इनकी रचनाओं में ओज भी दिखता है, औदात्य भी दिखता है, और कभी कभी अकुंठन और कभी कभी किसी में वैक श्रृंगार भी दिखाई देता है, जैसे जूही की कली है। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं इनमें दिखाई देती है। यानी ये अलग अलग वैरायटी वाले या अलग अलग दृष्टिकोण वाले कवि है, जो कि भावना, जो जैसे विचार उनके मन में आते हैं, जिस तरह की भावना रहती है उस तरह की वो कविता लिखते हैं। निराला को तृप्ति का कवि भी कहा जाता है। तो अब प्रश्न बन सकता है कि तृप्ति का कवि किसे कहा जाता है? तो निराला को कहा जाता है। निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत जो है ना अनीमा में संकलित है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अनीमा में कौन सी भावना से परिपूर्ण गीत सम्मिलित है? तो भक्ति भाव से सम्मिलित है। तुलसीदास, देखो तुलसीदास जो कविता है उसमें 101 छंदों में लिखित खंड काव्य है, जिसमें कवि तुलसीदास के गृह त्याग और तप की घटना का वर्णन है। इन्होंने जो तुलसीदास रचना लिखी है, कविता लिखी है, उसमें 101 छंद लिखे हैं और वो उसमें क्या लिखा है, तुलसीदास किस तरह से घर त्याग करते हैं और किस तरह से तप करते हैं, उन सब का वर्णन तुलसीदास कविता में लिखा गया है। इस काव्य का आरंभ सायकाल से गिरते हुए
सायकाल से घिरते अंधकार से एवं समापन भोर के आलोक के साथ होता है। इसमें प्रकृति के मंगलकारी स्वरूप का चित्रण है। जो ये रचना है ये सायकाल से घिरते अंधकार मतलब उसका आरंभ का कब होता है, रात से, और फिर बाद में इसका समापन भोर से, यानी जब तक रात को लिखना शुरू करते हैं और जब तक भोर नहीं होती तब तक वो उसके साथ लिखते ही रहते हैं। इसमें प्रकृति के मंगलकारी स्वरूप का, प्रकृति का संपूर्ण जो मंगलकारी रूप है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। निराला की कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी और तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविता है। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा। तो ये जो कविताएं हैं ये प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित है। देखिए, तोड़ती पत्थर में आर्थिक असमानता और भिक्षुक में तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या जो गरीबी को दर्शाया गया है। आपने तोड़ती पत्थर कविता देखी होगी कि तोड़ती पत्थर जो भी है तो वो उसमें आर्थिक असमानता की किस तरह से गरीब स्त्रियां क्या करती हैं, पत्थर तोड़ने का काम करती है। तो उस स्त्री के माध्यम से संपूर्ण समाज में जो अव्यवस्था फैली हुई है, असमानता फैली हुई है, गरीबी हुई है और किस तरह से गरीबों का शोषण होता है इसको दर्शाने का प्रयत्न किया है। वहीं भिक्षुक कविता में जो राष्ट्रीय समस्या गरीबी थी, जिस समय अकाल पड़ा था और खाने के लाले पड़ गए थे और किस तरह से गरीबी का हर जगह गरीबी ही लोग दिखाई देते थे, उसका वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से भिक्षुक कविता में किया है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पे आता। आपने सुना होगा ये भिक्षुक कविता। तो इससे, इस कविता के माध्यम से देश की जो गरीबी है, भूखमरी की समस्या को लेखक ने या कवि ने उजागर करने का प्रयत्न किया है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं कि तोड़ती पत्थर में कौन सी समस्या पर आधारित है, तो आप बता सकते हैं आर्थिक असमानता पे। भिक्षुक कविता किस संदर्भ में आधारित है या कौन सी समस्या को उजागर करती है, तो गरीबी को उजागर करती है। ठीक है, कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग्य परक रचना है। अब प्रश्न ये बनता है कि कुकुरमुत्ता जो कविता है वो कैसी, कि उसकी शैली कौन सी है, तो व्यंग्य परक रचना है। इसमें गुलाब जो है वो पूंजीपति वर्ग का और कुकुरमुत्ता जो है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, रामविलास शर्मा ने इसे पंथ के विरोध में लिखी गई कविता माना है। जो कुकुरमुत्ता कविता है वो बोलते हैं कि पंथ के विरोध में ये कविता की रचना हुई, ऐसा वो मानते हैं। मुक्त छंद पर पंथ के सहयोग न पाने के कारण निराला ने पंथ और पल्लव नामक एक बहुत बड़ा लेख लिख डाला। देखिए, मुक्त छंद पर पंथ का सहयोग नहीं मिला था, इसके कारण पंथ ने, निराला जी ने पंथ और पल्लव नामक एक बहुत बड़ा लेख लिखा है। इसमें संस्कृत आचार्य एवं रविंद्रनाथ टैगोर के भावों को चुराने का आरोप है और कहा जाता है कि ये जो पंथ और पल्लव नामक बड़ा लेख लिखा है तो ये संस्कृत आचार्य जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके भावों को चुराने का इन पर आरोप है। तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाव को चुराने का आरोप किस पे लगाया जाता है। ठीक है ना, तो रविंद्रनाथ, ये निराला पर लगाया जाता है। उनकी कौन सी रचना है, ठीक है, उनकी कौन सी ऐसी रचना है जो पंथ के विरोध में लिखी गया हुआ लेख है, तो आप बता सकते हैं पंथ और पल्लव। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, हमको सिर्फ उनका सटीक प्रश्न का उत्तर जानना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न से हमें यदि मुक्ति पानी है या कन्फ्यूज़न के समय हमें संतुलन करना है तो इस तरह के प्रश्नों को हमें देखना ही पड़ेगा। अनामिका काव्य संग्रह पर दान कविता में धर्म का मतलब ना समझने वालों पर व्यंग्य किया गया है। अब देखो, अनामिका काव्य संग्रह जो है ना उनमें दान कविता है, तो उसमें जो धर्म का अर्थ नहीं समझते हैं उस पर भी व्यंग्य किया है। मतलब कहने का मतलब जो निराला जी है वो एक व्यंग्यकार भी है, एक छायावादी कवि भी है, एक प्रगतिवादी कवि भी है, प्रयोगवादी कवि भी है। यानी उनकी रचनाओं के आधार पर यदि हम उनका मूल्यांकन करें तो वो एक श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनने छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और व्यंग्य रचनाओं पे भी काम किया है। और कुकुरमुत्ता जो है इनकी व्यंग्य परक रचना है, जो कि गुलाब के माध्यम, जो कुकुरमुत्ता के माध्यम से गुलाब पर क्या करते हैं, व्यंग्य करते हैं। अनामिका के द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति तथा राम की शक्ति पूजा शामिल है। देखो, अनामिका जो काव्य संग्रह है उसके दूसरा संस्करण भी हुआ है और उसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा सम्मिलित है। ये प्रश्न आता ही है कि जो सरोज स्मृति और राम की जो शक्ति पूजा है कौन से काव्य संग्रह में
संकलित है तो हम बता सकते हैं अनामिका के द्वितीय संकलन में। ठीक है। निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृति उनकी पुत्री सरोज के असमय में मृत्यु पर लिखा गया एक शोक गीत है। देखो, जो सरोज स्मृति जो कविता है वो उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु के समय पे लिखी हुई कविता है, जो एक शोक गीत माना जाता है और एक दुखांत गीत भी माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता और समसामयिकता में नए कवि का गोरखनाथ को कहा जाता है। अब उनको आधुनिकता, स्वच्छंदतावाद या बौद्धिकवाद के क्षेत्र में भी यदि देखा जाए तो गोरखनाथ भी कहा जाता है। नए कवियों का गोरखनाथ भी उनको कहा जाता है। तो प्रश्न यदि बनता है कि नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। देखिए, निराला की राम की शक्ति की पूजा, देखो निराला की राम की शक्ति पूजा काव्यात्मक रचना मानी जाती है। काव्यात्मक, इसको काव्य के रूप में क्या किया जाता है, गाया जाता है। ठीक है। निराला ने दिल्ली रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक देश के इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया है। जो दिल्ली नाम की इनकी प्रसिद्ध कविता है ना, तो उसमें महाभारत से लेकर मुगल शासन तक जितने भी जो भी गौरवशाली इतिहास हुआ है उसका वर्णन वहां पर किया गया है। निराला जी को छायावादी काव्य का रुद्र और महेश भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि कहा जाता है ना कि छायावाद के 4 स्तंभ थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो जो महेश है वो निराला जी को कहा जाता है। ठीक है। पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ है। जो पंचवटी प्रसंग है इनकी कविता, उसमें अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ है। निराला की मैं और तुम कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, इन्होंने काव्य संग्रह कविताएं बहुत सारी लिखी है और उसमें अलग अलग विचारधारा दिखाई देती है। तो प्रश्न ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, पर इनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना में कौन सी विचारधारा का प्रभाव दिखता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इनकी जो एक कविता है मैं और तुम कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव दिखता है। ठीक है। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत जो है वो कृतिवास के बांग्ला रामायण से लिया गया है। जो राम की शक्ति पूजा है, यदि प्रश्न बना कि राम की शक्ति पूजा का जो मूल स्रोत है वो क्या है, तो कृतिवास का बंगला रामायण है। ठीक है ना, वहाँ से लिया गया है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद का अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राम की शक्ति पूजा है वो निराला और छायावाद की बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में, चाहे वो बीए में हो, एमए में हो, सब जगह उसका प्रभाव दिखता ही है। राम की शक्ति पूजा हर जगह, चाहे बीए, एमए या फिर नेट के एग्ज़ाम में, और हर जगह आपको दिखेगा ही दिखेगा। यानी छायावाद की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना राम की शक्ति पूजा है। गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। देखिए, गीतिका काव्य संग्रह है ना, उसकी भूमिका किससे लिखवाई गई है, जयशंकर प्रसाद से। तो ये प्रश्न बन सकता है कि निराला जी की गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका किसने लिखी है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, ऐसा आप बता सकते हैं। इसमें काव्य और संगीत दोनों का समायोजन है। जो गीतिका काव्य है संग्रह है ना, उसमें काव्य भी है और संगीत भी है, दोनों का समायोजन है। निराला के काव्य संग्रह अर्चना, आराधना और गीत कुंज में गे तत्वों की प्रधानता मानी जाती है। देखिए, इनकी जो काव्य रचना है अर्चना, आराधना और गीत गुंज, उसमें गे तत्व यानी गाने योग वाले तत्व जिसको संगीत के रूप में गाया जाता है या ऐसे ही गाया जाता है, तो गे तत्वों की प्रधानता बहुत अधिक प्रमाण में है। किसमें, अर्चना, आराधना और गीत कुंज में। ठीक है। फिर अनिमा में भक्ति भाव से ओतप्रोत कविता शामिल है। जो अनिमा काव्य संग्रह है ना, तो उसकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो भक्ति भाव से परिपूर्ण है। तो ये भी प्रश्न बनता है। इसमें छायावाद और प्राकृतिवाद दोनों काव्य गुणों की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जो अनिमा है ना, उसमें भक्ति भाव तो दिखता ही है, छायावाद के भी कुछ रूप दिखते हैं और प्राकृतिवाद के भी कुछ ना कुछ रूप, उसमें गुण और प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। अनिमा, अर्चना और आराधना काव्य संग्रह में निराला ने सहानुभूति परक पराग गीत भी लिखे हैं। देखिए, इन्होंने गीत भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी है, व्यंग्य रचनाएं भी लिखी हैं। यानी ये अनुपम कवि है जो कि हर विधाओं में काम करते हैं। तो इससे प्रश्न बनते हैं।
साथ ही विजयलक्ष्मी पंडित है, संत रविदास है, प्रसाद जी है, महात्मा बुद्ध आदि विविध क्षेत्रों के व्यक्तियों पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गजलें भी लिखी है। देखिए किस किस में, मैंने पहले ही बताया, अब गजलें भी लिखा है इन्होंने। तो उनका संकलन बेला काव्य संग्रह में हुआ है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि निराला जी ने जो गजलें लिखी है वो कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? तो बेला काव्य में संकलित है, ये आप बता सकते हैं। बेला में श्रृंगार, प्राकृति, अध्यात्म और देशभक्ति विषयक कविताएं हैं। ठीक है, बेला काव्य संग्रह में अलग अलग विधाएं, जैसे श्रृंगार परक, मैंने पहले भी बताया है कि श्रृंगार परक रचनाएं किसे कहते हैं, जैसे जूही की कली है तो वो श्रृंगार परक रचनाओं में आ जाएगी। प्राकृतिक से रिलेटेड जो कविता है वो भी उसमें दिखती है कुछ कविताओं में। कुछ कविताओं में अध्यात्म और देशभक्ति विषयक, मतलब देशभक्ति से संबंधित, अध्यात्म यानी देवी देवताओं से संबंधित, ऐसी बहुत सारी कविताएं बेला काव्य संग्रह में संकलित है। दलितों की दुख पीड़ा और उनकी दीनहीन दशा का वर्णन नए पत्ते संग्रह में हुआ है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि नए पत्ते संग्रह में किसका वर्णन हुआ है, या दलितों के दुख पीड़ा का दर्शन किस काव्य संग्रह में दिखाई देता है? तो नए पत्ते संग्रह में दिखाई देता है, ऐसा आप बता सकते हैं। संध्या काकली निराला के अंतिम काव्य संग्रह तथा पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यह उनकी अंतिम कविता मानी जाती है। ठीक है, ये देखो, संध्या काकली जो निराला की अंतिम काव्य संग्रह है, ये आप याद रखना, प्रथम और अंतिम ये बराबर पूछा जाता है। ठीक है, और उनकी जो कविता है, जो आखिरी कविता लिखी थी, पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये उनकी अंतिम कविता है। ठीक है, तो प्रथम और अंतिम ये पूछी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आई हुई है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से याद करें। संध्या काकली में निराला ने जीवन की हताशा और निराशा को चित्रित किया है। ठीक है, निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है और मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। ठीक है, निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। ठीक है, निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि निराला ने किसको जाति का छंद का, कवित्व जाति का छंद कहा है? तो कवित्व को कहा है, ये आ सकता है। और मुक्त छंद को कौन सा छंद कहते हैं? रबड़ या केचुआ छंद कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न बनता है। ठीक है ना, निराला को हिंदी का मुक्त छंद का प्रवर्तक किसने माना है, या निराला को हिंदी का कौन सा मुक्त छंदक का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो निराला जी को माना जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं थी। ठीक है, जो जितनी भी काव्य संग्रह है उसमें क्या विशेषता थी, तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें नहीं कहेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हीं को लिया गया है। ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारा है, परंतु हमने उनकी जो सभी कविताओं का जो सार है, सार कह सकते हैं, या उसका विश्लेषण करने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं उसको हमने देखा है। और महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बोला है, परंतु उसको बनाकर आपको डिस्ट्रैक्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल वन लाइन में, एक लाइन में जो सटीक आंसर है बस वही बताया है, और उसको हम अपनी बोली के माध्यम से, या बहुत सारे एक ही प्रश्न, एक ही कह सकते हैं, एक ही सार का, या एक ही जो बेसिक चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। ठीक है, परंतु हमने प्रश्नों को ना घुमाते हुए जो मेन सटीक आंसर है उसी को ही बताया है। ठीक है, अब निराला की महत्वपूर्ण काव्य संग्रह में संकलित जितनी भी कविताएं हैं, क्योंकि देखो कविताएं तो बहुत सारी लिखी है, पर कविताओं में कौन सी इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में देना है। ठीक है, और जो प्रश्न में हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उन्हीं को यहाँ लिया गया है। तो जैसे परिमल जो है काव्य संग्रह 1930 में ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब उनमें कौन कौन सी रचनाएं हैं या कौन कौन सी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, तो उसको बताया कि जूही की कली उस काव्य संग्रह में निहित है। किसमें? परिमल में। और वो कब प्रकाशित हुआ था? 1930 में। अधिवास भी परिमल में है। पंचवटी प्रसंग वो भी परिमल में है। संध्या सुंदरी, बादल राग और विधवा भिक्षुक, ये जो कविता है ये भी परिमल में शामिल है। ठीक है, तो इसमें से प्रश्न बनते हैं, और यदि हम प्रश्न बनाने बैठे तो बहुत सारा हो जाएगा, पर हमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, दूसरा अनामिका का जो दूसरा भाग है, जो 1937 से लेकर 38 में जो प्रकाशित हुआ है, तो उसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं देखिए। सच है,
तो वो 1935 की रचना है। फिर रेखा है, तोड़ती पत्थर है, सम्राट एल्बर्ट के प्रति, सरोज स्मृति 1935 की रचना है। और राम की शक्ति पूजा 1936 में है। इनके सन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि राम की शक्ति पूजा कब प्रकाशित हुई थी, तो 1936 में, सरोज स्मृति 1935 में, ठीक है। और ये किसमें, कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, ये भी पूछा जाता है। तो आप इसके माध्यम से कंफ्यूज ना होते हुए प्रश्नों के उत्तर आराम से छुड़ा सकते हो, ठीक है। अब इनकी बहुत सारी लंबी कविताएं भी हैं, तो कौन कौन सी लंबी कविताएं हैं, तो ये भी पूछा जाता है। तो यमुना के प्रति, ये भी इनकी लंबी कविता है। बादल राग, ये भी इनकी बड़ी कविता है। पंचवटी प्रसंग, ये भी बड़ी कविता है। सरोज स्मृति, ये भी इनकी बड़ी कविता है। शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा तो इनकी बहुत सारी ऐसी लंबी कविता हैं, और जो लंबी कविता होने के साथ महत्वपूर्ण भी हैं और जिसके प्रश्न उत्तर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे, या जो मेरा बताया हुआ सार है या जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, यदि वो समझ में आया हो तो आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और अभी हमने ये सीरीज़ शुरू किया है। यदि आपको पसंद आए तो आगे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कवि लेखकों की सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं, और उसमें इम्पॉर्टेंट तथ्य ही बताया जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।